हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं आप लोगों से। मैं जो वीडियो बनाता हूं ये सब सच्ची कहानियों पर तो बेस्ड हैं, लेकिन ये कहानियां मेरे साथ नहीं हुई हैं। ये सब कहानियां मुझे अलग अलग सोर्सेज से मिली हैं। मैं सिर्फ इन कहानियों को एक वीडियो की फॉर्म में आप सब लोगों तक पहुंचाता हूं। भूतों और आत्माओं के बारे में मुझे उतना ही पता है जितना कि शायद आप सबको पता होगा। इसके अलावा मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। ना मेरे पास कोई ऐसी ताकत है जिससे कि मैं आपको भूतों से बचा सकूं। तो अगर आपको किसी तरह की कोई ऊपरी परेशानी है तो प्लीज मुझे फोन ना करें। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपना फोन नंबर सिर्फ इसीलिए शेयर किया है जिससे कि आप लोग मुझे अपनी कहानियां भेज सकें और मैं उन पर वीडियो बना सकूं। इसके अलावा नॉर्मल चैट के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज किसी ऊपरी चक्कर से बचने के लिए मुझे कॉल ना करें। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। हरी हरी फसलों से लहलाते हुए खेत किसी का भी दिल खुश कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही खेत कितने डरावने भी हो सकते हैं। ज्यादातर खेत गांव से दूर, शहरी आबादी से दूर बने होते हैं, और इन सुनसान खेतों में काम करने वालों का सामना कई बार कुछ बहुत ही डरावनी चीजों से भी हो जाता है। खेतों में फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब फसल लग जाती है तो दिन रात उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। चाहे दिन हो या रात, एक आदमी का खेतों में होना बहुत जरूरी होता है। और रात के समय घुप अंधेरे में मीलों तक फैले खेतों में जब हवा चलती है तो ऐसी डरावनी आवाजें पैदा करती है कि कोई कमजोर दिल वाला इंसान एक रात भी वहां नहीं गुजार सकता। तो आज लेकर आया हूं खेतों से जुड़ी 3 डरावनी कहानियां जिनको सुनकर आप जरूर कांप उठेंगे। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूं, और ऐसे छोटे गांव में रहते हुए अक्सर आपका सामना कुछ बहुत ही अजीब चीजों से हो जाता है। हमारा गांव शहर से ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी शहर के कंपैरिजन में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। गांव के बाहर हमारे बहुत सारे खेत थे, और हम लोग खेती से ही अपना गुजारा करते थे। गांव में रहना मुझे बहुत अच्छा तो लगता था, लेकिन कई बार गर्मियों में रास्ते से आते हुए अक्सर सूखे पेड़ टूटकर आने जाने वालों के ऊपर गिर जाते थे। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये करीब 3 साल पहले की है। खेतों में रखवाली के लिए हमने 3 कुत्ते भी पाले हुए थे, जो कि खेत में ही रहते थे, और हर रोज सुबह शाम उनको खाना डालने की जिम्मेदारी मेरी ही होती थी। वो तीनों कुत्ते बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत तेज थे और बिल्कुल डरते नहीं थे। दिन में तो वो फिर भी शांत रहते थे, लेकिन रात में कोई अगर गलती से भी हमारे खेत में घुस जाए तो वो उसको भगा देते थे। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं जहां भी जाता वो मेरे पीछे पीछे ही रहते। खेत में ही हमने एक छोटा सा कच्चा मकान भी बना रखा था, जिससे कि रात में अगर कोई खेत में रुके तो उसी कमरे के अंदर ही रुक जाए। साथ ही मेरे पापा ने उसी कमरे में ही कई तरह के औजार भी रखे हुए थे। वैसे तो नॉर्मली मैं शाम के 6-7 बजे तक कुत्तों को खाना दे ही देता था, लेकिन उस रात दोस्तों के साथ बातें करते करते मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा और मैं लेट हो गया। रात के 8:30 बज चुके थे। मैं जल्दी से खेतों की तरफ जाने लगा। सर्दियों के दिन थे और उस रात कोहरा भी कुछ ज्यादा ही था और ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैंने एक टॉर्च लाइट उठाई और जल्दी से खेत पहुंचा। खेत पहुंचकर मैंने कुत्तों को खाना डाला और उसी कमरे में जाकर लेट गया और गाने सुनने लगा। ना जाने क्यों उस दिन हवा में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। यहां तक कि खेतों में मौजूद छोटे मोटे कीड़ों की भी आवाज नहीं आ रही थी। खैर, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लेटे लेटे गाने सुनने लगा। वो पहली रात नहीं थी जब मैं खेत में अकेला रुका था, लेकिन पहली बार मुझे खेत में बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं डरा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि मैं वहां से चला जाऊं। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई छुप कर मुझे देख रहा है।
लेकिन मेरे तीनों कुत्ते बिल्कुल शांत थे, इसलिए मैंने भी उस ख्याल को अपना वहम समझकर टालना चाहा। करीब 2 घंटे बाद मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, तो मैं कमरे से बाहर निकल के जाने लगा कि तभी मेरी नजर कोहरे के बीच दूर किसी चीज पर पड़ी। वो देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे दिल में एकदम से बहुत ज्यादा डर आ गया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने रियलाइज किया कि वो तो सिर्फ एक नील गाय थी, जो शायद घास खाने के लिए खेत में घुस आई थी। अक्सर ऐसा होता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब भी कोई जानवर खेत में घुसता तो हमारे कुत्ते उसको भौंक भौंक के बाहर भगा देते थे। लेकिन इस बार तीनों कुत्ते शांत थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे साथ भी नहीं थे। मैं जल्दी से कमरे में वापस गया तो देखा कि तीनों कुत्ते कमरे के अंदर एक कोने में बैठे थे, डरे सहमे हुए। हमारे कुत्ते डरने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसने उनको इतना ज्यादा डरा दिया? क्या वो कुछ ऐसा महसूस कर पा रहे थे जो कि मैं नहीं कर पा रहा था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कुत्तों पर प्यार से हाथ फेरा जिससे कि वो ना डरे। फिर मैंने कमरे में ही रखे एक डंडे को उठाया और बाहर निकलकर देखने लगा। मुझे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। तभी मैंने देखा कि बाहर घुप अंधेरे में, जहां खेत खत्म होते हैं, वहां पेड़ों की लाइन में 2 लाल लाइट जल रही हैं। मुझे लगा शायद कोई कार होगी, लेकिन इस पिछड़े इलाके में इस वक्त कार कौन लेके आ सकता है? हमारे यहां तो किसी के पास कार थी भी नहीं। अलग अलग तरह की 2 लाल लाइट्स जल बुझ रही थी। लाइट्स चलती हुई नहीं लग रही थी, बस एक ही जगह थी और बार बार जल बुझ रही थी। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद शहर से कोई आ रहा होगा, या फिर शायद वहां किसी तरह का कोई काम चल रहा होगा, वो लाइट्स वहीं से आ रही होगी। लेकिन मेरा दिल जानता था कि बात कुछ और है। लेकिन क्या? मैं कुछ देर वहीं खड़ा उन लाइट्स को देखता रहा। हजारों ख्याल दिमाग में आ रहे थे। फिर मैंने अपनी टॉर्च से उस तरफ लाइट मारी, ठीक से देखने के लिए। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो लाइट्स हिलने लगी और मेरे करीब आने लगी। उन लाइट्स को अपने पास आता देख मैं डर के मारे जल्दी से भाग के कमरे में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाकर देखा तो फिर से तीनों कुत्ते दुम दबा के एक कोने में खड़े थे। मैंने उनको इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। कमरे की खिड़की पे लगे शीशे से मैं उन लाइट्स को ठीक से देख पा रहा था। कभी वो लाइट्स पास आती, कभी दूर चली जाती। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद हवा की वजह से पेड़ों के पत्तों से ऐसी रोशनी दिखाई दे रही है। लेकिन वो जो कुछ भी था वो वहीं बाहर ही था और बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सुकून सिर्फ इस बात का था कि उस पल मैं वहां अकेला नहीं था। मेरे तीनों कुत्ते भी मेरे साथ थे और उनके साथ होने से मेरा हौसला भी बढ़ रहा था। मैंने कमरे में रखे औजारों में से एक धारदार औजार उठा लिया और एक कोने में बैठ के उस चीज का वेट करने लगा कि अगर वो चीज अंदर आती है तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। मैं आधे घंटे तक वहीं कोने में बैठा उस चीज का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी दरवाजे से कोई चेहरा सामने आएगा और मुझ पर झपट पड़ेगा। मैं आधे घंटे तक वहीं कोने में बैठा रहा, लेकिन फिर मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मुझे पता था कि मैं यहां और नहीं रुक सकता और मुझे अपने घर जाना ही होगा। मैं हिम्मत करके उठा और भाग के दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन दरवाजा खोलते ही मैं जैसे ही बाहर निकला, मुझे कुछ दूर किसी के घास पे चलने की आवाज सुनाई दी और वहीं से मुझे किसी के गुर्राने की आवाज भी आ रही थी। मेरे कुत्ते अक्सर इस तरह गुर्राते थे। फर्क बस इतना था कि इस बार गुर्राने की आवाज बहुत ज्यादा भारी और डरावनी थी। वो जो कुछ भी था बहुत बड़ा था, किसी भालू से भी बड़ा। वो चीज अब दाईं तरफ से मेरे करीब पहुंच रही थी। उस रात मैं इतनी तेज दौड़ा जितना मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा था। मुझे नहीं लगता मैं उस चीज से तेज दौड़ सकता था, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने धाड़ से घर का दरवाजा बंद किया। आवाज सुन के मेरे घर वाले भी जाग गए। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, बस यही बोला कि मुझे नींद आ रही है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं कई घंटों तक अपने बेड पर ही लेटा रहा और फिर बहुत हिम्मत करके
मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं सो गया। बाहर से आती हर हल्की से हल्की आवाज से मेरा रोम रोम खड़ा हो जा रहा था। अगली सुबह मेरे पापा ने मुझको उठाया। वो बहुत गुस्से में थे। वो मुझे जल्दी से खेत लेकर गए। वहां जाकर मैंने देखा कि हमारे तीनों कुत्तों की कटी फटी लाशें कमरे के अंदर पड़ी थी, मानो किसी वहशी जानवर ने उनको अपने पंजे से फाड़ के खाया हो। वो देखते ही मैं रोने लगा। मैंने अपने पापा को रात की सारी बात बता दी। किसी को समझ नहीं आया कि कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है। उस दिन के बाद से मेरे पापा ने एक गन खरीद ली और हम दोनों भाइयों को कभी रात में अकेला वहां नहीं भेजा। जब भी रात में रुकना होता तो पापा हमेशा हमारे साथ ही जाते थे, गन लेकर। हमने 3 कुत्ते और खरीद लिए। उसके बाद आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन अपने उन 3 कुत्तों की लाशों का वो मंजर मैं कभी नहीं भुला सकता। जहां हमारा घर था, ठीक उसके बगल में बहुत सारे खेत हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े खेत। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि वो खेत वीरान पड़े थे। वहां कोई आता जाता नहीं था, ना ही किसी को पता था कि वो जमीन किसकी है। गांव का इलाका पिछड़ा हुआ था और जमीन का भाव भी बहुत कम था, इसीलिए कोई उन खेतों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। अभी मेरी उम्र 17 साल है और मैं बचपन से ही वहीं पला बड़ा हूं। वैसे तो हम लोग भी खेती ही करा करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं गांव में जिंदगी गुजारूं। सब चाहते थे कि मैं शहर जाकर कोई नौकरी करूं। तो मेरे घर के बगल में जो खेत हैं वो पता नहीं कब से खाली ही पड़े हैं। यहां तक कि आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि वो असल में हैं किसके। अभी 3-4 महीने पहले मैं और मेरे 2 दोस्त खेत में गए थे मस्ती करने के लिए। मैंने तब सिगरेट पीना शुरू ही किया था और हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें सिगरेट पीता देखे। इसलिए हम सबने फैसला किया कि हम उन खाली पड़े खेतों के अंदर जाकर सिगरेट पिएंगे, क्योंकि हमें पता था कि वहां कोई नहीं आएगा। खेत के अंदर जाते हुए हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे। रात के करीब 8 बजे थे और हम अपने मोबाइल फोन्स की लाइट की मदद से ही आगे बढ़ रहे थे। खेतों के बीच से गुजरते हुए इतनी बड़ी जमीन के वीरान पड़े होने की एक अजीब सी मायूसी हम महसूस कर रहे थे। किसी जमाने में लोग इन्हीं खेतों पर अपने लिए फसलें उगाते होंगे, लेकिन अब ये खेत ऐसे वीरान और मायूस पड़े थे मानो किसी को इनकी कोई कदर ही ना हो। अंदर जाते हुए हम सब हंसी मजाक कर रहे थे और किसी को भी कुछ भी अजीब सा या डरावना नहीं लगा। लेकिन एक चीज जो हम तीनों को बहुत अजीब लगी वो ये थी कि वीरान होने के बावजूद हमें वहां किसी शराबी या नशेड़ी के आने का कोई निशान नहीं मिला। नॉर्मली शराबी या नशेड़ी ऐसी ही खाली पड़ी जगहों पर अपना डेरा बना लेते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ना कोई बॉटल, ना कोई सिगरेट का पैकेट, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो वीरान होने के बावजूद कोई इन खेतों की रखवाली कर रहा है। चलते चलते हम लोग बहुत अंदर तक आ गए थे। फिर हम कुछ देर वहीं रुक गए और वहां पसरे सन्नाटे की खूबसूरती का मजा लेने लगे। लेकिन तभी हमें कुछ दूर एक आवाज सुनाई दी। हमें लगा रात का टाइम है, शायद कोई छोटा मोटा जानवर जैसे कि कोई चूहा कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होगा। हमने ध्यान नहीं दिया। हम वहीं खड़े चारों तरफ खेतों की खूबसूरती को देख रहे थे। वहां खेतों के बीच एक अलग एरिया था जहां शायद कभी गाय भैंसें रहती होंगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां वक्त थम सा गया है, मानो रातों रात ये एरिया एकदम से उजड़ गया हो। मेरे एक दोस्त ने सिगरेट निकाली और हम वहीं खड़े सिगरेट पीने लगे। मेरे दोस्त के पास एक बियर की बोतल भी थी। हमने बियर पी और पीने के बाद बोतल को वहीं फेंक दिया और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते ही हमने बिल्कुल अपने करीब से किसी के बहुत तेजी से भागने की आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई फुल स्पीड कार वहां से गुजरी हो। हमने देखा कि वो बोतल जो हमने वहां गिराई थी और जमीन पर पड़ी हमारी सिगरेट्स दोनों गायब हो चुकी थी। हमें बहुत हैरानी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है। हम तीनों ने फैसला किया कि हम कुछ और सामान वहां फेंकेंगे। हमने एक और बोतल और कुछ पेपर्स वहां गिरा दिए और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही फिर से वही आवाज।
हम जल्दी से पीछे गए तो देखा कि फिर से हमारा फेंका गया सामान गायब था। उस जगह जरूर कोई और भी था जो कि उस जगह को गंदा नहीं होने दे रहा था। हम वहीं खड़े नीचे देख ही रहे थे कि मेरा एक दोस्त जोर से चीखने लगा। उसने बताया कि उसने दूर किसी को देखा है हमारी तरफ हाथ हिलाते हुए, लेकिन वो जगह तो बिल्कुल वीरान थी। तो फिर उसने किसको देखा था? उसने बताया कि वो जो कुछ भी था हमारी तरफ हाथ हिला के वापस खेत के अंदर चला गया। हम तीनों ने बियर पी रखी थी और हल्का हल्का नशा भी था, लेकिन फिर भी हम तीनों अपने पूरे होश में थे। हमने उस तरफ जाने का फैसला किया। हम उस तरफ गए तो देखा कि वहां एक और खेत है, लेकिन उस खेत के अंदर घुप अंधेरा था। यहां तक कि चांद की रोशनी भी उस खेत में जाती नहीं दिख रही थी। हम उस खेत में पहुंचे और आसपास देखने के लिए अपने फोन की लाइट जलाई। फोन की लाइट जलाने पर हमने अपने चारों तरफ जो देखा, हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हमने देखा कि वहां खेत में चारों तरफ स्केयर क्रो यानी कि चिड़ियों को भगाने वाले पुतले खड़े हैं, और एक पुतला तो ठीक मेरे सामने खड़ा था और और लग रहा था कि वो रो रहा है। एक बार तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों को मसला और कसम से उस पुतले की आंखों के नीचे जो कपड़ा था वो गीला था, और वो इस तरह मेरी तरफ देख रहा था कि मानो वो मुझसे मदद की भीख मांग रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक घास का पुतला इतना उदास भी हो सकता है। और तभी हमने देखा कि साथ खड़े एक दूसरे पुतले ने भी अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमा ली। वो देखते ही हम सब डर के मारे हड़बड़ा के पीछे होने लगे, और इसी हड़बड़ी में मेरा फोन मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। मैंने जल्दी से फोन उठाया और सामने लाइट मारी, और इस बार जो मैंने देखा उसे देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि वहां खड़े सारे पुतले हमारी तरफ ही देख रहे हैं। वो सब एक ही पोजीशन में थे, मानो कि वो सब रो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सब हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उन सभी के चेहरों पे एक मायूसी और दर्द था, जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, जैसे कि उन सब का वहां होना उनकी मर्जी के खिलाफ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बार बार अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं नशे में हूं, और नशे में ही मुझे ये सब दिख रहा है। मैं वहां वो सब होता देख रहा था जो कि इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और तभी हमारे चारों तरफ से आवाजें आने लगी। पहले धीरे धीरे शुरू हुई और फिर बहुत जोर जोर से। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे बूढ़े, जवान और बच्चे एक साथ कुछ बोल रहे हैं, जोर जोर से। हमारी मदद करो, हमें काम दो, हमें घर दो। आवाजें लगातार हमारे चारों तरफ से आ रही थी। हम तीनों बदहवासी से अपने चारों तरफ देख रहे थे, और इसी बीच हम अपनी नजरें उन पुतलों से हटाने की गलती कर बैठे कि तभी मैंने अपने चेहरे पर घास चुभती हुई महसूस की। मैंने धीरे से पलट के देखा तो लगा कि मेरा दिल अभी मेरे मुंह में आ जाएगा। मेरे ठीक सामने एक पुतला खड़ा था। वो उस जगह खड़ा था जहां वो पहले नहीं था। वो बहुत ऊंचा था, और देखते ही देखते वो मेरी तरफ झुका। मैं हड़बड़ा के गिर गया, और तभी मैंने अपने चेहरे पर कुछ महसूस किया। वो एक आंसू की बूंद थी जो मेरे चेहरे पर गिरी थी। उस पुतले का आंसू जो ठीक मेरे सामने खड़ा था। बस वो ही पल था जब हम तीनों पागलों की तरह वहां से भागने लगे, अंधेरे में ही। कुछ दूर पहुंचते ही वो चारों तरफ से आती आवाजें बंद हो गई। हम वहीं रुक गए और पीछे मुड़ के देखा। सारे पुतले अपनी ओरिजिनल जगह खड़े थे, चुपचाप, अकेले, मायूस। उनके चेहरे अभी भी गीले थे उन आंसुओं से जो शायद उनकी आंखों से निकले थे। हम तीनों बिना एक शब्द बोले वहां से चले गए। वो पहली और आखिरी बार था जब हम उन वीरान खेतों में गए थे। मुझे पता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गॉड में बिलीव नहीं करते, ना ही शैतान में बिलीव करते हैं। काश मैं आपको कोई ऐसी कहानी बता पाता जिसमें कि कोई फरिश्ता मेरी जिंदगी में आया हो और मुझे शैतान से बचाया हो, लेकिन ये कहानी ऐसी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में गॉड है या नहीं। अगर है भी तो वो दुनिया में इतनी बुराई को कैसे पनपने दे रहा है।
लेकिन जहां तक शैतान का सवाल है तो मुझे शैतान पर पूरा यकीन है। मैंने शैतान की आंखों में आंखें डालकर देखा है। उसकी आंखों में मौजूद वो मनुष्यत और वहशीपन मैं कभी नहीं भुला सकता। वो आंखें ऐसी थी मानो दो काले गहरे गड्ढे जिनमें कभी कोई रोशनी गई ना हो, बिल्कुल खाली। और अब वो खालीपन मुझे खाया जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन इस हकीकत को और झुठला पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में जा रहा हूं। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बंद कमरे में ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, जबकि मेरे आसपास कोई नहीं होता। मैं एक बहुत छोटे से गांव में पला बड़ा हूं। आपने कभी कोई छोटा गांव देखा है? छोटा गांव मतलब जहां मुश्किल से 1000 लोग रहते थे, जहां सब एक दूसरे को नाम से जानते थे। ऐसे गांव जो कि सिर्फ बच्चों की कहानियों में ही पढ़ने को मिलते हैं। और ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहते हुए हमारे घर के बगल में ही हमारा एक 80 एकड़ खेत हुआ करता था। गांव के सब घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। गांव में सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। मेरे साथ वहां जो कुछ हुआ उसके बावजूद मुझे उस जगह से बहुत प्यार है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उस जगह पर बाहर से आकर बसे थे और बहुत मेहनत से उन्होंने अपना घर और वो खेत तैयार किया था। वो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस तो नहीं थे, लेकिन कभी कभार ऊपर वाले का नाम जरूर ले लिया करते थे। बचपन में बड़े होते हुए मेरे मम्मी पापा अक्सर काम में ही बिजी रहते थे, तो मेरे दादा दादी ही मेरा ख्याल रखते थे। सच बताऊं तो आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ अपने दादा दादी की वजह से ही हूं। और मुझे यकीन है कि उन्होंने ही मुझे इतने सालों तक उन काली ताकतों से बचा के रखा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मेरे पापा को शुरू से ही नशे की लत थी। अक्सर वो नशे में ही रहते थे और उनको होश भी नहीं रहता था। और जब भी ऐसा होता तो मैं मेरी दादी के साथ ही रहता। मेरी मम्मी का शुरू से ही भूत प्रेतों और जादू टोने से बहुत जुड़ाव था, और शायद ये भी एक रीजन है कि क्यों मेरे साथ ये सब हुआ। मेरी मम्मी बहुत एक्सपर्ट तो नहीं थी इन सब चीजों में, लेकिन वो सिर्फ शौक के लिए ये सब चीजें किया करती थी। ना ही इन सब चीजों पर उनका कोई कंट्रोल था। मुझे अच्छे से याद है, एक बार जब मैं करीब 11 साल का था, मैंने अपनी मम्मी के चीखने की आवाज सुनी। मुझे ये तो याद नहीं कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन इतना याद है कि जो आवाज उनके मुंह से निकल रही थी वो बहुत अजीब सी थी। कमरे में भी इतनी ठंड हो गई थी कि मानो किसी बर्फीले इलाके में हूं। मुझे देखते ही जैसे मेरी मम्मी होश में आई, उन्होंने जल्दी से मुझे कंबल में लपेट दिया और साथ बने बाथरूम में ले गई। मैं कंबल में इतनी जोर से लिपटा हुआ था कि मेरे हाथ और पैर भी सो गए थे। मम्मी मेरे को साथ में बने बाथरूम के फर्श पर ले जाकर बैठ गई। सामने कमरे में हल्की हल्की लाइट जल रही थी, और उस वक्त जो मैंने देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। मैंने देखा कि मेरे पापा सामने बेड से करीब 1 फुट ऊपर हवा में झूल रहे हैं। मेरे पापा हवा में ही बुरी तरह छटपटा रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी, जैसे कि कोई उनका गला दबा रहा हो। बहुत डरावना मंजर था वो। मेरी मम्मी ने मुझे फर्श पर लेटाया और बिल्कुल ना हिलने को बोला और आंखें बंद करने को बोला। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के देखा कि मेरी मम्मी कमरे में जा रही हैं। उन्होंने बाइबल उठाई और उसके एक पेज को जोर जोर से पढ़ने लगी, ठीक मेरे पापा के सामने। वो अभी भी छटपटा ही रहे थे। और फिर अचानक से मेरे पापा नीचे बेड पर गिर गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन उस रात के बाद से मैंने अपने मम्मी पापा के साथ सोना बंद कर दिया। मैं अपने दादा दादी के साथ ही सोता था और उन्हीं के साथ ही ज्यादा वक्त बिताने लगा। मैंने कई बार अपनी मम्मी पापा से उस रात के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बस हर बार यही बोल के टाल देते कि अभी तुम छोटे हो। इसके बाद भी मैंने कई बार ऐसे डरावने वाक्य देखे हैं, और सच बताऊं तो इन सब चीजों से मुझे अब बिल्कुल डर भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे इनकी आदत सी पड़ गई है। लेकिन जो मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले हुआ, वैसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया।
मेरे शरीर का एक एक हिस्सा कांप जाता है उसको याद करके। अब हर वक्त दिल में एक डर सा रहता है। मेरे दादा दादी जी की मौत के बाद हमारा 80 एकड़ का खेत, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे और मेरे पापा के ऊपर ही आ गई थी। मैं उन दिनों शहर के कॉलेज में पढ़ा करता था। दादी जी की उम्र बहुत हो चुकी थी, इसीलिए उनके जाने का हमको गम और खुशी दोनों ही थे। गम इस बात का था कि वो हमें छोड़ के चली गई, और खुशी इस बात की थी कि उनका जिंदगी की परेशानियों से पीछा छूट गया। उस रात हम सभी लोग घर में ही बैठकर पुरानी बातें याद कर रहे थे। सभी रिश्तेदार साथ थे, अच्छा माहौल था। हम पुरानी बातें याद करके हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए। करीब एक हफ्ते तक घर का माहौल बिल्कुल अच्छा रहा, कुछ भी अजीब सा नहीं हुआ। अब सोचता हूं तो लगता है कि शायद एक हफ्ते तक मेरी दादी जी की आत्मा वहीं थी, ये देखने के लिए कि हम सब ठीक हैं या नहीं। और जब उनको यकीन हो गया कि हम ठीक हैं, तो वो भी इस दुनिया से चली गई। हमने उनको दादाजी के बगल में ही दफनाया था, और एक हफ्ते बाद ही घर का माहौल भी बिल्कुल बदल गया। गर्मियों के दिन थे, लेकिन फिर भी घर के अंदर और बाहर बहुत ठंड रहती थी। उस रात वहां सिर्फ मैं और पापा ही थे, और पापा भी निकल ही रहे थे। निकलने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं भी साथ जाना चाहता हूं क्या, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मैं यहीं रुक जाऊंगा। पापा ने मेरी तरफ देखा, शायद वो मुझसे कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चले गए। मैं गैराज के सामने ही खड़ा था। मैंने एक सिगरेट जलाई। सिगरेट पिए हुए मुझे कई साल हो गए थे, लेकिन आज सिगरेट पीने का बहुत मन कर रहा था। रात का समय था। बाहर घुप अंधेरे में जलते हुए एक बल्ब के चारों तरफ हजारों कीड़े उड़ रहे थे। अगर आप कभी गांव में नहीं रहे हैं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि रात का अंधेरा कैसा होता है, जब कई कई किलोमीटर दूर तक एक लाइट नहीं होती। आसमान के सितारे ऐसे दिखाई देते हैं मानो वो आपसे ही बातें कर रहे हों। आप पूरी की पूरी गैलेक्सी इस आसमान में देख सकते हैं। मेरे लिए उस तरह का नज़ारा कोई नया नहीं था। मैंने लाइट बल्ब बंद कर दिया। लेकिन इस बार अंधेरा होने पर ना जाने क्यों दिल में अचानक बहुत ज्यादा डर आ गया। लेकिन क्यों, मैं सोच रहा था। इस जगह पर तो मेरा पूरा बचपन बीता था, और मैं ना जाने कितनी बार यहां अंधेरे में अकेला सोया हूं। तो आज डर क्यों लग रहा है? हवा में एक अजीब सी दहशत थी, और मैं उसको बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। मैंने सिगरेट जमीन पर गिराई, और जैसे ही गैराज का दरवाजा बंद करके अंदर जाने लगा, मुझे गैराज की टिन की बनी छत पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर दूसरे दरवाजे से घर के अंदर चला गया। जब मैं गैराज का दरवाजा बंद करके अंदर जा रहा था, तब मुझे अपनी नजर के कोने से बाहर अंधेरे में दो पैर दिखाई दिए। मैंने घर के अंदर जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियों ऊपर पर्दा भी लगा दिया, और तीन तीन बार चेक किया कि दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद हैं या नहीं। मैं अंदर किचन में जाकर छुप गया। मेरे हाथ में एक लोहे की रॉड थी। माहौल में एक अजीब सी सर्द खामोशी थी। मैं अपनी सांसें भी सुन पा रहा था कि तभी मुझे ठीक मेरे ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो जो कुछ भी था बहुत भारी था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दिल में डर भी था और गुस्सा भी। मुझे लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं अपने पापा को फोन करके बुलाना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं नहीं बचूंगा, और मैं अपने पापा को भी किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैं रो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से आंसू लगातार निकलते जा रहे थे। तभी मुझे कमरे की खिड़की पर पंजों के रगड़ने की आवाज सुनाई दी। वो जो कुछ भी था उस खिड़की को तोड़कर आसानी से अंदर आ सकता था, लेकिन शायद वो मुझसे खेल रहा था। उसको मुझे डराने में मजा आ रहा था। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन मेरी आंख सुबह 6:30 बजे खुली। रात में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुली। ना ही मुझे ये याद कि मेरी आंख कब लगी। लेकिन जब मैं उठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
माहौल में वही सर्द मनहूसी अभी भी बनी हुई थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अपनी कार लेकर अपने पापा के यहाँ चला गया। जाते हुए मैंने देखा कि जमीन पर पंजों के निशान है, जैसे किसी बिल्ली के पंजे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो बहुत बड़े थे और हमारे इलाके में तो कोई बिल्लियां भी नहीं थी। मैंने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। मेरे पापा वैसे ही परेशान रहते थे और हमें खेत में बहुत सारा काम भी करना था और मैं उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता था। अगले दिन सुबह सुबह मैं और पापा वापस खेत में जाने लगे। खेत में हमारी फसल तैयार थी और हमको उसे काटने का प्लान बनाना था। वहां पहुंचे तो हमने घर के पास कुछ पड़ा दिखाई दिया। मैंने कार रोकी और उसकी तरफ जाने लगा। दूर से देखने पे लगा कि कोई भेड़ लेटा हुआ है, लेकिन पास पहुंचे तो देखा कि वो भेड़ की बची खुची लाश थी। मेरे पापा 2 मिनट वहीं खड़े उसे देखते रहे, फिर गैराज में जाकर एक बड़ा सा डंडा निकाल के लाए उसको वहां से हटाने के लिए। पापा ने बोला कि शायद कोई कुत्ता इस लाश को यहां घसीट के ले आया होगा, लेकिन हमारे आसपास कोई भेड़ नहीं पालता था, तो वो लाश वहां कैसे आई? हमको कुछ समझ नहीं आया। मेरे पापा उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, शायद इसीलिए कि कहीं मैं डर ना जाऊं। उसके बाद हमने कुछ घंटे वहीं काम किया। घास जो कि बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी उसको काटा और बाकी साफ सफाई की और फसल काटने का प्लान बनाया। काम करते करते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। शाम को हम कुछ देर घर के अंदर गए और रेस्ट किया। उसके बाद पापा ने बोला कि अब उनको जाना है। मैंने उसी वक्त बोला कि मैं भी साथ चलूंगा। पापा ने हैरानी से पूछा कि कल तो तुम कह रहे थे कि तुम यहीं रहोगे, तो आज क्या हुआ?" मैंने हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसे ही, यहां मन नहीं लगता।" पापा हंसने लगे। फिर मैंने कार स्टार्ट की और हम वहां से जाने लगे। कार की तरफ जाते हुए साइड में बने खेत में मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो जो कुछ भी था बहुत करीब था। मैंने जल्दी से पापा को कार में बैठने को बोला। पापा कंधे झटकते हुए आराम से कार में बैठने लगे, लेकिन तभी मैंने खिड़की से बाहर अंधेरे में किसी परछाई को खड़े देखा। हमारी फसल बहुत ऊंची थी, लेकिन फिर भी फसल उस परछाई के घुटनों तक ही पहुंच रही थी। अंधेरा होने के बावजूद मैं देख पा रहा था कि उस परछाई का सर बहुत अजीब सा था, जैसे कि वो एक तरफ झुका हुआ है। मेरे पापा ने भी उसको देखा और पापा कार से बाहर निकल के उसको देखने जाने लगे, लेकिन मैंने पापा का हाथ पकड़ के खींच लिया और कार लॉक कर दी और जोर से एक्सीलेटर दबाकर कार को भगा के ले जाने लगा। खेतों के बीच से कच्चे रास्ते से कार ले जाते हुए धूल ही धूल उड़ रही थी कार के चारों तरफ। मेरे पापा चिल्लाने लगे कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि हमें बस वहां से निकलना है। मैंने साइड व्यू मिरर से देखा कि वो परछाई अभी भी हमारा पीछा कर रही थी। उसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे। मैं शीशे में उसे देख ही रहा था कि मेरे पापा ने मुझे झटका देते हुए दूसरी खिड़की की तरफ देखने का इशारा किया। मैंने देखा कि बाहर घुप अंधेरे में करीब 100 आंखें हमारी तरफ घूर रही थी, शायद 100 से भी ज्यादा। 2 मिनट बाद ही हम मेन रोड पर पहुंच गए। वो सब घूरती हुई आंखें भी गायब हो चुकी थी। घर पहुंचकर बहुत देर तक मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला। हम दोनों सोफे पर ही चुपचाप बैठे हुए थे। फिर पापा ने खामोशी तोड़ते हुए बोला, "वो जरूर कोई हिरण होगा जो हमारा पीछा कर रहा था, और वो आंखें शायद चांद की रोशनी में चमकते हुए पत्ते होंगे।" हम दोनों को ही पता था कि ऐसा नहीं था, लेकिन हम दोनों ही अपने आप को तसल्ली देना चाहते थे कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन पापा ने फिर से वहां खेत में जाने को बोला। मैं उस जगह दोबारा पैर भी नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पापा वहां अकेले जाएं। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं पापा के साथ वहां गया। उस जगह की हवा में अजीब सा भारीपन था, जिसको हम दोनों महसूस कर पा रहे थे। हमने करीब 1 घंटा वहां काम किया, फिर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए रेस्ट करने के लिए। फिर पापा ने कहा कि चलो खेत में टहलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप बोलो। वहां टहलते हुए मैं यही सोच रहा था कि मेरे दादा दादी ने इन खेतों में कितनी मेहनत करी होगी। मैं बस यही सब सोच ही रहा था कि तभी हमें
बहुत तेज बदबू आने लगी, जैसे कि गटर के अंदर सड़ती हुई लाशें। खेतों में मैंने अक्सर मरे हुए जानवर देखे हैं, लेकिन वो बदबू तो कुछ और ही थी। बदबू इतनी ज्यादा थी कि मैंने उल्टी कर दी। मेरे पापा ने अपनी नाक को रुमाल से ढक लिया। तभी हमारी नजर वहां पड़े एक लोहे के ढक्कन पर पड़ी। हम उसके पास पहुंचे और उसके ऊपर अपना पैर मारकर देखा। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो अंदर से खाली है। हमने जल्दी से उसके आसपास की घास को हटाया। आपने इसको पहले कभी देखा है? मैंने हैरानी से पापा से पूछा। पापा ने सर झटकते हुए बोला, नहीं। और हम अपनी बेवकूफी दिखाते हुए उस ढक्कन को वहां से हटाने लगे। उसके नीचे मानो एक गहरा कुआं था। दोपहर का टाइम था और सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर था, लेकिन फिर भी उस कुएं के अंदर घुप अंधेरा था। ढक्कन हटते ही एक बदबूदार हवा का झोंका हमसे आके टकराया। हम कुछ देर वहीं खड़े उस अंधेरे कुएं में ही देख रहे थे कि तभी हमें कुएं के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो एक शैतानी हंसी थी और वो आवाज ऊपर आ रही थी। वो जो कुछ भी था अब वो हमारी तरफ आ रहा था, तेजी से। मैं और पापा जल्दी से ढक्कन लगाने लगे। ढक्कन बहुत भारी था। हम मुश्किल से पूरी ताकत लगाते हुए उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे। ढक्कन बंद होने ही वाला था कि हमें नीचे दो आंखें दिखाई दी। दो बड़ी बड़ी काली मनहूस आंखें। हमने उसी वक्त ढक्कन बंद कर दिया और वहां से भाग निकले। वो आंखें इतनी डरावनी थीं कि आज भी मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं मुझे वो आंखें दिखाई देती हैं। मेरे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। आखिर में उन्होंने मुझसे बात करी। उन्होंने मुझसे बोला कि अब तुमको शहर जाना होगा, यहां तुम सेफ नहीं हो। उन्होंने बताया कि उस रात जब वो हवा में तैर रहे थे तब उन्होंने वही दो आंखें देखी थी। उस रात उसी काली परछाई ने उनके पैर जकड़े हुए थे जो उस कुएं में थी, और अब वो मेरे लिए वहां आई थी। मैं उसी शाम अपने कॉलेज हॉस्टल में आ गया। इस बात को करीब 3 महीने हो चुके हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो शैतान अब मेरा शिकार करना चाहता है। मेरे दादा दादी जी जा चुके हैं और अब इस दुनिया में मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही मैं शीशे के सामने खड़ा था और कसम से मैंने अपनी आंखों का रंग बदलते देखा। मैंने देखा कि वही दो शैतानी आंखें शीशे के अंदर से मुझे घूर रही हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि अब मैं नहीं बचूंगा और हो सकता है कि अगला नंबर आपका ही हो। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। खेतों की डरावनी कहानियां मेरे लिए नई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, और इन खेतों की छोटी छोटी बहुत सारी डरावनी कहानियां मुझे मेरे गांव में बहुत सुनने को मिली हैं, जिनको मैं आगे किसी और वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन 2 किस्से मैं आपको अभी जरूर बताऊंगा। मुझे अच्छे से याद है, एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी ने बताया था कि उन्होंने रात में खेत में एक कुबड़ा शैतान देखा था। उन्होंने बताया कि वो बहुत ही लंबा था, कम से कम 15 फीट लंबा, और उसकी पीठ पर कूब निकला हुआ था, और कूब निकले होने के बावजूद वो बहुत लंबा था। दूसरा किस्सा बताऊं तो मेरे स्कूल में एक मेरा दोस्त था जो कि बुलंदशहर का रहने वाला था। उसने बताया था कि उनके गांव में एक छलावा रहता है। इससे पहले कि आप पूछें, मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि छलावा क्या होता है। बस उसने बताया कि उनके गांव में उसको छलावा बोलते हैं, और वो छलावा अक्सर रात को लोगों के दरवाजे खटखटाता था। पूरे गांव को उसके बारे में पता था, इसलिए कोई दरवाजा नहीं खोलता था। लेकिन एक बार उसने बताया कि उसके चाचा, जो कि एक पहलवान थे, उन्होंने गुस्से में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो बाहर एक पतला सा आदमी खड़ा था। उसने उसके चाचा को खेत में जाके उसके साथ कुश्ती करने के लिए बोला। उसके चाचा तैयार हो गए। खेत में पहुंचने पर उसने उसके चाचा को बोला कि अगर वो कुश्ती जीत गया तो वो उसको मार देगा,
और अगर उसके चाचा ने उसको हरा दिया तो वो उसको इनाम देगा। उसके चाचा ने उसके साथ बहुत देर कुश्ती लड़ी और उसके चाचा जीत गए। उस छलावे ने खुश होकर उसके चाचा को एक मिठाई का डब्बा दिया और उनको बोला कि अब वो उनके घर कभी नहीं आएगा। उसके चाचा ने मिठाई का डब्बा खोल के देखा तो अंदर लड्डू थे। उसके चाचा घर आ गए, लेकिन उन्होंने वो मिठाई खाई नहीं। अगले दिन जब उन्होंने वो डब्बा खोल के देखा तो उसके अंदर गोबर था। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। वाकई में इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी सोच से कहीं आगे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा फेसबुक ग्रुप और पेज भी जरूर लाइक कर लें। बहुत जल्द आऊंगा एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।